Hi everyone, I am Priyanka. I'll be teaching you unit number 3 of the spectroscopy. So that is the microwave spectroscopy. Microwave spectroscopy, it is also called as the rotational spectroscopy. इसको rotational spectroscopy क्यों बोलते हैं ये हम अभी आगे देखेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन. Okay, so let us start the microwave spectroscopy. So here you can see some introductory part, that is the microwave spectroscopy is proving in recent years a great asset in the study of various problems in physics, chemistry, electronics and even in the astronomy. Right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि microwave spectroscopy जो है ये बहुत सारे subjects में बहुत सारे branches में utilize हो रही हैं. Okay, so why do we need the microwave spectroscopy? This is mainly because we have to determine, right? We have to determine the structure of the molecules which do not give good results by using the Raman spectroscopy and the infrared spectroscopy, that is also known as the IR spectroscopy. Okay, so microwave spectroscopy, this is mainly used for the determination of the structure of the molecules. है ना, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमको डिटरमाइन करना है तो हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें काफ़ी हेल्प करती हैं. कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रमन और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, लेकिन वही जो है मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं. ओके, सो अब ये जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये जो स्पेक्ट्रा हमको मिलता है, दिस इज मेनली ड्यू टू द ट्रांजिशंस, है ना. सो ट्रांजिशंस कहाँ होते हैं ये हम अभी देखेंगे. सो हियर यू कैन सी द डायग्राम वेयर यू कैन सी दी व्हाट डिड आई डू. ओके, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें कुछ ट्रांजिशंस आपको दिख रहे हैं, है ना. रेड कलर की लाइंस और ब्लू कलर की लाइंस जो हैं ये क्या हैं, ये ट्रांजिशंस हैं. ओके, सो ये जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा है, दिस रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रांजिशंस बिटवीन दी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. ये जो V दिख रहा है आपको, दिस आर दी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स. कौन सी एनर्जी लेवल्स हैं? दिस आर दी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स. और इनके बीच में जो ये हैं, दिस आर दी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. ओके, सो हमेशा दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं. यहाँ पे ऊपर होगा V इज इक्वल्स टू 2, सो उसके बीच में हमारे पास ये रोटेशनल लाइंस है. ओके, सो व्हेनेवर देयर इज अ मॉलिक्यूल, इसके ऊपर अगर कोई भी रेडिएशंस फॉल होती हैं, सो ये मॉलिक्यूल जो है उस रेडिएशन का कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और उसके एटम्स जो हैं या फिर मॉलिक्यूल इटसेल्फ जो है वो ट्रांजिट होगा. इट विल जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल. सो ये जो एनर्जी लेवल्स है वो कौन से एनर्जी लेवल्स हैं? दिस आर दी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. ओके, सो द स्पेक्ट्रा रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रांजिशंस बिटवीन द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. ओके, फ्रॉम हियर टू हियर और फ्रॉम हियर to here. So ये क्या है? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. सो these transitions occurs in the gaseous molecules. ठीक है, सो gaseous molecules से कब? when they absorb the radiations falling in the microwave region, है ना. कौन से रीजन में? माइक्रोवेव रीजन में. इसीलिए माइक्रोवेव रीजन की जो रेज होती हैं उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए हम इसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. और जो ट्रांजिशंस होते हैं वो रोटेशनल लाइंस के बीच में होते हैं, इसलिए हम इसको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं. समझ में आया? ओके, सो नाउ वी विल सी कि कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव रहेंगे या फिर दिखाएंगे. ओके, सो द स्पेक्ट्रा दैट आर शोन बाय द मॉलिक्यूल्स व्हिच possesses the permanent dipole moment. Okay, for example, we have hydrogen chloride, carbon monoxide, water, nitrogen monoxide, etc. Now here the term comes, that is the डायपोल मोमेंट. ठीक है, उसमें भी वो बोल रहा है कि परमानेंट डायपोल मोमेंट जो है वो होना चाहिए. सो नाउ लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय अ डायपोल मोमेंट. एज द नेम इंडिकेट्स, डायपोल, एक मॉलिक्यूल में दो पोल्स रहेंगे, एक पार्शियली पॉजिटिव एक पार्शियली नेगेटिव. तो ये जो डायपोल बनता है ये क्यों बनता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स. इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी बाय टेकिंग
hydrogen chloride. So here you can see we have hydrogen and we have chlorine. हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में है और क्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में है, राइट. एंड वी नो राइट हैंड साइड वाले जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. सो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एरो जो है उसके तरफ होता है. ओके, सो हियर यू कैन सी डाइपोल मोमेंट का जो एरो है वो किधर है, क्लोरीन की तरफ. नाउ देयर इज नो अपोजिट एरो हियर, सो देयर इज नो कैंसलेशन ऑफ द charges. As a result, HCl has a dipole moment. अब ये dipole moment permanent है या नहीं? Permanent है. क्यों? क्योंकि जो डाइपोल हुआ है वो मॉलिक्यूल के दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में के वजह से हुआ है, राइट. इस एटम को अगर कोई एक दूसरा बाहर का एटम अप्रोच करता और उसके वजह से अगर सेपरेशन ऑफ चार्जेस होते तब हम नहीं कहते कि वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, राइट. वो इंड्यूस्ड डाइपोल रहता. ओके, सो दिस इज व्हाट परमानेंट डाइपोल मोमेंट. क्यों? क्योंकि एटम के अंदर अगर मॉलिक्यूल के अंदर अगर दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के वजह से सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इट इज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट. ओके, देन द नेक्स्ट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड. सो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में वी हैव ट्रिपल बॉन्ड, right? We have triple bond between the carbon and the oxygen. Okay. Okay. So here, this carbon, the carbon which is this is the sp2 hybridized. Okay. I hope you know all how to calculate the hybridization, right? That is the number of bond pair plus lone pair. यहाँ पे carbon के पास there is no lone pair, right? So here we have sp1 p2. So this is sp2 hybridized. ठीक है. And here we have oxygen. Oxygen के पास यहाँ पे there will be one lone pair. Okay. Okay, fine. So now in this case, since the carbon is sp2 hybridized, therefore it is more electronegative. Oxygen is electropositive. So the arrow goes towards the electronegative element, that is the carbon, right? And therefore the carbon monoxide possesses the dipole moment. Okay. Next is water. Water में आप देख सकते हैं oxygen बीच में है. This is delta negative. This is delta positive. And this is also delta positive, right? Therefore you can see arrow is towards the oxygen, right? And hence you can see दोनों भी जो arrows हैं वो एक ही तरफ जा रहे हैं. Therefore the net resultant arrow goes in the upward direction. There, since there is no cancellation of the there are no opposite arrows, इसीलिए there is no cancellation and hence the water has a permanent dipole moment. Okay, now I hope you all know what is the meaning of the permanent dipole moment. और आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें डाइपोल मोमेंट है और नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विच for example H2Cl2 and linear polyatomic molecules like CO2 which do not possesses the dipole moment do not show the microwave spectrum. ठीक है. इसका बोलने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट नहीं है इसका मतलब वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा जो है वो नहीं दिखाएगा. ओके, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी विद द एग्जांपल ऑफ द CO2 दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो नाउ इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यू कैन सी कार्बन हैज टू बॉन्ड्स विद द ऑक्सीजन. द मॉलिक्यूल का शेप जो है वो कैसा है, लीनियर है, राइट. नाउ हियर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव. देयरफॉर द एरो इज टुवर्ड्स द ऑक्सीजन. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों एरोज जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट तरफ जा रहे हैं और इस साइड में जो एटम्स हैं वही सेम एटम्स इस साइड में हैं. इसका मतलब जो चार्ज इस वाले एरो पे रहेगा वही सेम चार्ज जो है वो इस वाले एरो पे भी रहेगा. देयरफॉर दे बोथ विल कैंसल ईच अदर एंड हेंस दिस मॉलिक्यूल हैज द डाइपोल मोमेंट दैट इज 0. समझ में आया? सो अगर लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके डाइपोल मोमेंट जो है वो कैसे रहेंगे, 0 रहेंगे, राइट. सिमिलरली अब मैं आपको बताऊंगी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल वी हैव हाइड्रोजन क्लोराइड.
we have H2, right? Dihydrogen. So in case of dihydrogen, दोनों भी तरफ हाइड्रोजन है, right? So there is no difference in the electronegativity, therefore mu is equals to 0. Similarly, in case of dichloride, that is the Cl2, no change in the atoms, no difference in the electronegativity, hence the dipole moment will be equals to 0. ओके, सो यहाँ से हमको एक बात याद रखनी है, जिन मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो हमें माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा दिखाएंगे, और जिनमें डाइपोल मोमेंट नहीं होगा वो हमें माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा जो है वो नहीं दिखाएंगे. ओके, नाउ वी विल सी कि ये जो माइक्रोवेव रीजन है इसका क्या रेंज है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ पे रहता है. ठीक है, सो हियर यू कैन सी दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा. सो हियर यू कैन सी वी हैव एक्स रेज, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव. माइक्रोवेव के पहले एक और होता है, दैट इज द रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स. ठीक है, दैट इज द रेडियो वेव्स. Okay, so the microwave spectroscopy, it explores that part of the electromagnetic spectrum which is extending from 10 to the power 10 to 10 to the power, it usually goes to 13. Okay, 10 to the power 13 hertz. Okay, so इसको अगर मैं माइक्रोमीटर में बताऊं, so 100 माइक्रोमीटर टू 1 सेंटीमीटर का इसका रेंज है. Okay, and in hertz it is 10 to the power 10 to 10 to the power 13 hertz. Okay, now this region in the electromagnetic spectrum, this is designated as the microwave region, and this region lies between the far IR and the radio frequency waves. Okay, radio frequency region के बीच में ये रहता है. ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, माइक्रोवेव्स जो हैं it lies between the 10 raised to power to 10 raised to power 13 hertz, and this region या फिर 10 to the power 10 to 10 to the power 13 hertz के रीजन को हम माइक्रोवेव रीजन कहते हैं. और माइक्रोवेव रीजन जो है ये फार आईआर और रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन के बीच में रहता है. ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव कंसिस्ट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ द एब्जॉर्प्शन पीक्स. सो ये जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये ज़्यादातर हमको एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दिखाता है, ये ज़्यादातर हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट? नाउ फॉर एग्जांपल, अगर एक मॉलिक्यूल आया, इसके ऊपर कोई रेडिएशन गिरी, राइट, इसने इसको एब्जॉर्ब किया, ये ऊपर गया, राइट, और इसकी स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो दैट इज एब्जॉर्प्शन. ओके, अब ये मॉलिक्यूल ऊपर गया, हमेशा ऊपर नहीं रहेगा, थोड़ी देर के बाद वापस नीचे आएगा. जब नीचे आएगा, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया था उतनी एनर्जी बाहर भी देगा. अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, सो माइक्रोवेव रीजन इट यूजुअली गिव्स द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो यूजुअली कम देता है. Clear? Okay. Now let us move forward about the conditions. Okay. So before going to the conditions, the absorptions जो होते हैं माइक्रोवेव रीजन में, राइट, दे यूजुअली शोज अस द एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल, है ना. वो एब्जॉर्प्शन होता है, उसके वजह से ट्रांजिशन होता है एक एनर्जी लेवल से अनदर एनर्जी लेवल पे. ठीक है, इसीलिए माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये किसके ऊपर डील करती है, इट डील्स प्योरली विद द रोटेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. इसीलिए हम इसको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, है ना. क्यों रोटेशनल कहा, क्योंकि जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में हो रहे हैं. ओके, okay, now let us talk about the conditions. So the condition for observing the resonance in the microwave region is what? एक ही चीज है, वो है the molecule must. ठीक है, the molecule must possess the permanent dipole moment, है ना. मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना बहुत ही जरूरी है. जब भी अब क्या होगा, है ना, किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है तो क्यों चाहिए डाइपोल मोमेंट. सो क्या बोल रहा है वो, व्हेन अ मॉलिक्यूल हैविंग डाइपोल मोमेंट रोटेट्स, इट जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोवेव रेडिएशन. ठीक है, अब क्या हो रहा है, वी हैव अ डाइपोल, है ना,
दिस इज डेल्टा नेगेटिव से दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। ओके, सो जब हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल मोमेंट है, अब जब ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, इसके अराउंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी, जो माइक्रोवेव रीजन के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के साथ जो है वो इंटरैक्ट करेंगी, right? Well, what happens during interaction? The energy can be absorbed or emitted, and thus the rotation of the molecule gives rise to the spectrum. ठीक है, so ये जब इंटरैक्शन होता है, कौन सा इंटरैक्शन, जब ये मॉलिक्यूल रोटेट होगा और अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और जब वो रेडिएशन पास में आएगी और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जब इंटरैक्ट करेगा, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या तो एमिट करेगा, राइट? उसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, इट विल गो फ्रॉम वन ट्रांजिशन लेवल टू अनदर ट्रांजिशन लेवल, और इसीलिए यहाँ पे हमको स्पेक्ट्रम जो है वो मिलेगा। ओके, now what will happen if the molecule does not possess the dipole moment? So if the molecule which is not having the dipole moment, the interaction is not possible, है ना? और जब इंटरैक्शन नहीं होगा, इसलिए हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहेंगे माइक्रोवेव इनएक्टिव। ठीक है, क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड एज द माइक्रोवेव इनएक्टिव। एग्जाम्पल्स आर H2, Cl2 and so on, right? CO2, etc. On the other hand, molecules like HCl, CHCl3, etc. are having a dipole moment, and their interaction will give rise to the spectrum. Okay, and such molecules are called as the microwave active. Okay, now here HCl का तो dipole moment है, ये हमने समझाया आपको। अब जो हमारे पास यहाँ CHCl3 है, इसका dipole moment कैसा होता है ये भी एक बार मैं आपको explain कर देती हूँ। ठीक है, so before thank you, let us see what is this CHCl3. Okay, so we have CH and we have Cl, Cl, Cl. Okay, so now here you can see more electronegative is chlorine as compared to C. ठीक है, so the arrow will be this side, this side, this side. Okay, अब कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन is more electronegative, so again the direction is downside, so the resultant is this side. Why? Because the molecule is tetrahedral. इसका मतलब the molecule possesses the permanent dipole moment, right? Hence today we have discussed about the what is the dipole moment, what is microwave spectroscopy, इसको rotational spectroscopy क्यों कहते हैं, किसी भी molecule में dipole moment है या नहीं है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं, ये सारी बातें जो है हमने आज देखी। And we have seen what are the conditions for a molecule to be microwave active and microwave inactive. Okay, so this was all about today's lecture. I hope you understood. If you have any doubt, just ping me in the classroom and I'll be there for you all. So thank you for today.